Hello everyone. Force and laws of motion में our today's topic is conservation of momentum या इसी को law of conservation of momentum भी कहते हैं। तो conservation का मतलब हम लोग समझ सकते हैं रिजर्व, एनीथिंग विच इज रिजर्व। और सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो कंजर्वेशन का मतलब होता है अनचेंज, नॉट चेंज, है ना, नॉट चेंज। तो अगर सिंपली इस लॉ को हम समझें या इस कंसेप्ट को अगर समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो ये कहता है कि जो मोमेंटम है किसी सिस्टम का वो कंजर्व रहता है, मतलब कि अनचेंज, चेंज नहीं होता है। किसी भी सिस्टम का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं होता है। मोटा मोटा अगर हम हाई लेवल पे इसको समझे तो ये लॉ यही कहता है। ठीक है, तो इसके पहले मोमेंटम को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया था, व्हाट इज मोमेंटम। तो जिन लोगों ने उसको नहीं देखा हो तो वो प्लीज मेरा पिछला वीडियो या लेक्चर देखिए, जहाँ पे मोमेंटम को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया है, ढेर सारे एग्जाम्पल के थ्रू, है ना। तो आपको ये लेक्चर और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसको समझते हैं। बेसिकली कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सिस्टम जो होता है वो ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अभी सपोज मैं यही एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूं एग्जांपल के लिए, है ना। ये एक ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया, तो ये छोटे छोटे ढेर सारे छोटे छोटे से पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना। ढेर सारे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो हर पार्टिकल का अपना एक मास होगा, है ना। मान लिया मैंने इसका m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, इसका m4 है, ऐसे n है तो इसका mn है। ठीक है, तो हर एक छोटे छोटे पार्टिकल का एक मास होगा और हर एक छोटे छोटे पार्टिकल की अपनी एक वेलोसिटी होगी। सपोज इस वाले की v1 है, इसकी v2 है, इसकी v3 है, इसकी v4 है और लास्ट वाले की vn है ना। तो इन्हीं सबके मास को अगर मैं ऐड करता हूं तो इस ऑब्जेक्ट का मास बनेगा। इन्हीं सबकी वेलोसिटी को अगर मैं ऐड करता हूं तो इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बनेगी, है ना। तो जैसे इसकी जो पार्टिकल है उन्हीं से मिलकर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। सपोज अगर n पार्टिकल है तो टोटल mn, इन सब को ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, m बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का मास, है ना, और इनकी अपनी अलग अलग एक वेलोसिटी है हर पार्टिकल की। फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, सेकंड की v2 है, थर्ड की v3 है, सो ऑन। ऐसे जो n पार्टिकल है, nth पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी vn है। तो इन सारी वेलोसिटी को मैं ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, v बनेगा इस ऑब्जेक्ट का टोटल वेलोसिटी, है ना। अब अगर मैं इस ऑब्जेक्ट का अगर मैं मोमेंटम निकालूं तो मोमेंटम वही तो होता है, मास इनटू वेलोसिटी, है ना, p इक्वल टू mv। तो इन सबको ऐड करने पर फाइनली क्या बनेगा, इसका मास, इसका जो मोमेंटम बनेगा वो बनेगा मेरा m इंटू v, है ना। वो बेसिकली आया कहां से, इन सबको ऐड करके इसका मास बना, इन सबको ऐड करने पे इसकी वेलोसिटी भी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमने मोमेंटम बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, तो जिन्होंने नहीं पढ़ा पिछला वीडियो एक बार फिर से देख लें, है। ओके, अभी हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे हैं। अब सपोज करिए ये तो हमने इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकाल लिया। अब सपोज करो इस मोमेंटम पे कोई इंसिडेंट होता है, इस ऑब्जेक्ट पे कोई इंसिडेंट होता है। इंसिडेंट का मतलब ब्लास्ट हो जाए, कोई ब्लास्ट हो जाए इसी ऑब्जेक्ट में, या फिर कोलिजन हो जाए, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट या आइसोलेटेड सिस्टम आकर के इससे टकरा जाए, कोलिजन हो जाए, तो उससे क्या होगा, इसके जो पार्टिकल हैं उनकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, है ना। मास तो ही रहेगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। सपोज कोलिजन हो गया, उसके बाद जो ये ऑब्जेक्ट है इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उनकी क्या होगी, वेलोसिटी में चेंज आएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका मोमेंटम भी चेंज हो जाएगा, है ना। अगर v चेंज होगा तो उसके मोमेंटम पे भी चेंज होगा। ठीक है, तो आफ्टर द इंसिडेंट, ये इंसिडेंट होने के बाद कोई सा भी इनमें से हो जाए, है ना, कोई सा भी इनमें से हो जाए इंसिडेंट, उसके बाद इनके पार्टिकल्स की वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो उसके बाद अगर हम इस सिस्टम का, इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम निकालते हैं, उसके बाद हम उसका निकालते हैं, तो उस
उस समय भी जो इसका फाइनल मोमेंटम आएगा, फाइनल मोमेंटम का मतलब इन सारे पार्टिकल की मास और वेलोसिटी को ऐड करने पे, सपोज इसके बाद इनके वही सेम m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn तक है, और इनकी वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 और ये mn तक है। तो फाइनली जब इनका मैं करूंगा तो ये m आएगा, ये v आएगा, और इनका जब मैं मोमेंटम निकालूंगा वो mb ही निकल के आएगा, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये इंसिडेंट नहीं हुआ था बिफोर, दिस वन इज द बिफोर, है ना, बिफोर मोमेंटम, बिफोर इंसिडेंट, बिफोर इंसिडेंट, and this one is the momentum of object after incident, है ना। आफ्टर इंसिडेंट, तो ये लॉ यही कहता है कंजर्वेशन मोमेंटम। तो ये हो गया बिफोर इंसिडेंट इसका मोमेंटम, ये हो गया आफ्टर इंसिडेंट इसका मोमेंटम, तो दोनों सेम है। तो यही तो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि अनचेंज, जो पहले था मोमेंटम वही बाद में भी है, तो मोमेंटम में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही चीज है, ठीक है। इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। ओके, तो हम लोग इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में समझते हैं, तो हमें थोड़ा ज्यादा आसानी होगी इसको समझने में। सपोज ये हमारा कौन सा है, बिफोर इंसिडेंट वाला पार्ट है ना। बिफोर इंसिडेंट का पार्ट है, और ये वाला हमारा क्या है, आफ्टर इंसिडेंट का पार्ट है ना, ठीक है। तो अगर बिफोर इंसिडेंट एक ऑब्जेक्ट या एक सिस्टम है जिसका मोमेंटम अगर 100 है, ठीक है, इसका मोमेंटम अगर 100 है, तो आफ्टर इंसिडेंट ऐसा नहीं है कि इसका मोमेंटम 101 101 या फिर 99 हो जाएगा, ये दोनों नहीं हो सकता, है ना। इसका मोमेंटम अगर बिफोर इंसिडेंट 100 है तो आफ्टर इंसिडेंट भी इसका 100 ही होगा, 101 या 99 नहीं होगा, 100 ही रहेगा, ठीक है। तो इससे क्या रिजल्ट निकलता है, इससे रिजल्ट ये निकलता है, वी कैन नॉट क्रिएट द मोमेंटम और वी कैन नॉट डिस्ट्रॉय द मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, या मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज अनचेंज, है ना। क्योंकि 101 हम नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम क्रिएट नहीं कर रहे मोमेंटम को, 99 नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हम जो मोमेंटम है उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, या मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज अनचेंज। ये तो था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि इस तरह तो किसी भी सिस्टम का या किसी भी ऑब्जेक्ट का तो मोमेंटम चेंज ही नहीं होगा, है ना, जो पहले होगा वही बाद में होगा, इस तरह तो फिर तो कभी मोमेंटम में चेंज ही नहीं है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में, NLM2 हमसे क्या कहता था, NLM2 हमसे यही तो कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की फोर्स लगाने से द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में चेंज होता था, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, मतलब फोर्स लगाने पे उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, है ना। F इक्वल टू m इंटू है जो हमें सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिला था, और A क्या होता है, ये होता है v माइनस यू अपॉन टी, तो मतलब क्या हो गया, F इक्वल टू m v माइनस यू अपॉन टी, है ना। मतलब फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी में चेंज होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, है ना, उसकी वजह से उसकी क्या होगा, मोमेंटम में भी चेंज आएगा, है ना। मतलब कि फोर्स में अगर लगाऊंगा तो फिर उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सही कहता था, लेकिन यहाँ तो कहानी कुछ और ही चल रही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, कि इंसिडेंट के पहले का जो मोमेंटम है इंसिडेंट के बाद के मोमेंटम के दोनों बराबर है। तो मतलब यहाँ पे दो बातें होंगी,
एक तो कह रहा है कि मोमेंटम कंजर्व रहेगा, दूसरी तरफ ये है कि फोर्स लगाने पर मोमेंटम चेंज होगा। तो मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा या फिर मोमेंटम चेंज होगा। एक बड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। इतना बड़ा सा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ तो दो बातें हो गई ना, एक तो कंजर्वेशन की बातें हो गई, या अगर मैं पहले चेंज का ले लेता हूँ, चेंज ही मोमेंटम, फोर्स लगाने से मोमेंटम में चेंज होता है। दूसरी तरफ बात हो रही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कह रहा है कि इंसिडेंट के पहले का वो टोटल मोमेंटम और इंसिडेंट के बाद का टोटल मोमेंटम वो बराबर होगा। तो फिर अगर बराबर होगा तो मोमेंटम में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से क्या हमें तो ये जानना है कि मोमेंटम में चेंज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो उसका आंसर ये है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा। यस, अगर ये यस चेंज होगा तो इतनी देर से ये जो राम गाथा चल रही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, तो ये क्यों है? जब अगर चेंज ही होना है तो फिर कंजर्वेशन कहाँ है, कंजर्व कहाँ है? मोमेंटम तो चेंज हो रहा है, तो अनचेंज कहाँ है वो? ठीक है, तो उसको देखते हैं कि वो कैसे है, कब चेंज होगा कब नहीं होगा। ओके, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिस्टम पे तब अप्लाई होता है जब वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, है ना। अगर सिस्टम पे ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होता है। मतलब कि जो मोमेंटम होगा बिफोर इंसिडेंट और आफ्टर इंसिडेंट सेम होगा। बट अगर एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे अप्लाई होता है, इफ एक्सटर्नल फोर्स इज वर्किंग ऑन द एनी सिस्टम, देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल चेंज 100%। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई शक नहीं है, 100% ये चेंज होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स इस पे अप्लाई हो रहा है। एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई हो रहा है सिस्टम पे तो इसका मोमेंटम में चेंज आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से बात ही उठती है मतलब कि नो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब कि कोई फोर्स उस पर लग ही नहीं रहा है, तो फिर उसका मोमेंटम में चेंज होगा नहीं, तो इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन देने की क्या जरूरत है? इतना भी सिंपल नहीं, थोड़ा और इसको डिटेल में समझते हैं, है ना। बेसिकली क्या है कि जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया, जैसे ब्लास्ट हो गया और कोलिजन हो गया, तो ये वो इंसिडेंट है जिस समय एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। अब थोड़ा सा इसको समझना है कि कैसे नहीं होता। कोलिजन और ब्लास्ट पे मैं वैसे भी इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा, वो डिटेल में होगा। अभी मैं खाली सिर्फ आपको हिंट दे देता हूँ, जैसे कि हमारे इस लेक्चर में जो काम आने वाली चीजें वो काम आ जाए, है ना। तो कोलिजन के केस में सिर्फ इतना है कि दो आइसोलेटेड सिस्टम एक दूसरे से टकराते हैं, है ना। और ये दो बॉल है, अगर एक दूसरे से टकराएंगी तो अगर ढंग से देखा जाए तो ये ढंग से देखा जाए तो कितना एक दूसरे को टच करेंगे टकराते समय? एक पॉइंट पर तो टच करेंगी, हार्डली, है ना। ये सिर्फ एक सिंपल सा पॉइंट पर टच करेंगे दोनों एक दूसरे को, है ना। और कितनी देर के लिए करेंगे? बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, क्या पता मिली सेकंड में हो, है ना, या नैनो सेकंड में हो। ठीक है, एक तो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए टच करती है, तो उस समय ऐसा माना जाता है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स इंटर नहीं लग रहा है, उस समय नो एक्सटर्नल फोर्स। ड्यूरिंग कोलिजन की बात कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक दूसरे को कांटेक्ट में ही कोलिजन हुआ, है ना, तो उस समय उतनी देर में कोई एक्सटर्नल फोर्स इन पर अप्लाई नहीं होता, ऐसा माना जाता है ना। बहुत छोटे टाइम के लिए, तो उस समय क्या एक्सटर्नल फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को टकरा लेंगे, है ना, तो ये इस पे फोर्स लगा रहा है और ये इस पे फोर्स लगा रहा है, बस। इसके अलावा इन दोनों सिस्टम पे और कहीं से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इधर से या इधर से कहीं से और कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नो एक्सटर्नल फोर्स। नो एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये है जब कोलिजन हो रहा है तो बहुत ही ज्यादा
छोटे से टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा है, उस समय से माना जाता है कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है और ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है, जो कि हमने कहाँ पढ़ा था अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, NLM थर्ड 3 है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो ये ऑब्जेक्ट इस पे लगाएगा तो उसका रिएक्शन ये इस पे लगाएगा, बस। इसके अलावा और कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही ब्लास्ट का केस होता है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ब्लास्ट कर जाएगा, तो ब्लास्ट किया उस समय कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इंटरनल जो इसके पार्टिकल है उनकी वजह से ही ब्लास्ट कर जाए, इस समय भी तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है ना, नहीं लग रहा है। तो ऐसे केस जहां पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन अप्लाई होता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और ये क्या कहता है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम बिफोर इंसिडेंट इक्वल टू द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर द इंसिडेंट, है ना। तो इंसिडेंट का मतलब बेसिकली दो केस हम लेके चलेंगे, एक कोलिजन और दूसरा ब्लास्ट है, उस समय कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम ये मानेंगे कि इस समय इस पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अगर कोलिजन का सबसे अच्छा एग्जांपल हमें समझना हो तो वो गेम होता है ना बिलियर्ड्स वाला, जिसमें वो बॉल्स होती हैं ढेर सारे ऐसे और होल्स होते हैं साइड साइड में और फिर वो स्टिक्स ऐसे करते हैं ना, तो वो कोलिजन का सबसे अच्छा एग्जांपल है ना। उसमें क्या होती है, ढेर सारी बॉल होती है और एक बॉल को स्टिक से लेकर के दूसरे बॉल से टकराते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा तो क्या मतलब जैसे टकराई तो कितनी देर में टकराती, क्या ऐसा नहीं ऐसा टकरा के घूम रही, नहीं ऐसा नहीं है ना, ऐसा हो गया अलग है, ऐसा होगा तो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो रहा था, ऐसा माना जाता है, उस समय फिर नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। तभी यहां से ये चीज क्लियर हो गई कि अगर सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगा, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो उस केस में उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, और अगर उसमें एक्सटर्नल फोर्स काम कर रहा है तो फिर उसके मोमेंटम में चेंज होगा, मतलब कि F एक्सटर्नल अगर है तो F एक्सटर्नल होगा, देन क्या होगा, P चेंज होगा, मोमेंटम में चेंज होगा, बट नो F एक्सटर्नल, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो फिर P कंजर्व, मतलब मोमेंटम भी कंजर्व। यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो रहा है क्योंकि F एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ पर नो एक्सटर्नल फोर्स, तो फिर P कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व, है ना। इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए सिस्टम देन momentum of the system is conserved. If no external force is working on the system, then the total momentum of the system is conserved. ये होगा conservation of momentum. If no external force is working on the system, then the total momentum of the system is conserved or remain unchanged. तो यही हमारा कहता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसको एक और केस लेकर के और समझते हैं इसको डिटेल में, है ना।